लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक वेशभूषा शालीन ही रखिए का ऑडियो 1। हमारा स्वास्थ्य जिस प्रकार आहार पर निर्भर है, उसी प्रकार वस्त्रों पोशाकों का भी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पर लोगों ने इस समय इस दृष्टिकोण को बिल्कुल भुला रखा है। वे पोशाक का उद्देश्य लज्जा निवारण या शान शौक मात्र समझते हैं। अब तो धीरे धीरे यह मानव जीवन का ऐसा अविच्छिन्न अंग बन गई है कि हम वस्त्रहीन मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकांश लोग तो इसे इतना ज़्यादा महत्व देते हैं और ऐसा अनिवार्य समझते हैं मानो मनुष्य वस्त्रों सहित ही पैदा हुआ है और उनके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। पर सच तो यह है कि मनुष्य नंगा ही पैदा हुआ है और हजारों वर्ष तक यह उसी दशा में प्रकृति माता की गोद में निवास कर चुका है। उस समय उसका चमड़ा भी कुछ कड़ा था। बहुत अधिक ठंडे स्थानों के निवासी चाहे शीत के प्रकोप से बचने के लिए भालू आदि जैसे किसी पशु के चर्म का उपयोग भले ही कर लेते हों, अन्यथा उस युग में सभी मनुष्य दिगंबर अवस्था में ही जीवन यापन करते थे। फिर जैसे जैसे रहन सहन के परिवर्तन से शारीरिक अवस्था में अंतर पड़ता गया और लिंग भेद संबंधी मनोवृत्तियां वृद्धि पाती गईं, मनुष्य लंगोटी, कटी वस्त्र आदि पहनने लग गए। जब जीवन निर्वाह के साधन बढ़ गए और अनेक लोग अपेक्षाकृत आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगे, तो ठंडे देशों में उनको देह की रक्षा के लिए किसी प्रकार के वस्त्र पहनने की आवश्यकता जान पड़ने लगी। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती गई और आज पोशाक ने सजावट और शौक का ही नहीं, मान मर्यादा का रूप भी ग्रहण कर लिया है। वस्त्रों से मनुष्य के छोटे बड़े, गरीब अमीर होने का पता लगता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के धर्म, देश तथा जाति की बहुत कुछ जानकारी पोशाक द्वारा हो जाती है। मजदूर, दफ्तरों के क्लर्क, व्यापारी आदि की पहचान भी प्राय उनके कपड़ों से की जा सकती है। इस समय एक दृष्टि से पोशाक का यह रिवाज मनुष्य में जीवन में ऐसा घुल मिल गया है कि आरोग्य की दृष्टि से उस पर निरपेक्ष भाव से विचार कर सकना बड़ा कठिन है। यूरोप का नग्न संप्रदाय इस समय में भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग अनावश्यक और हानिकारक समझते हैं और सर्वथा नग्न रहना ही सर्वोत्कृष्ट बतलाते हैं। कौतूहल की बात यह है कि ये जंगली या अर्धसभ्य जातियों के लोग नहीं हैं, वरन यूरोप, अमेरिका के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त तथा पूर्ण विचारशील व्यक्ति हैं। उनका कथन है कि प्रकृति ने मनुष्य को नंगा ही पैदा किया है और उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास सदैव इसी अवस्था में रहने से जितना अधिक हो सकता है, उतना वस्त्रों से ढके दबे रहने में कभी नहीं हो सकता। जर्मनी में तो 100 वर्ष पूर्व ऐसे विचार वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी अलग बस्तियां बना ली थी, जिनमें सैकड़ों या हजारों स्त्री पुरुष बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। जब वे लोग कार्यवश उस बस्ती से बाहर शहर या कस्बों में जाते थे, तो शरीर पर एक लगबा सा कुर्ता या चोगा पहन लेते थे, पर भीतर नंगे ही रहते थे। इन लोगों ने अपना एक पृथक सिद्धांत ही चला दिया था, जिसका नाम म्यूडिज्म था। पिछले 100 वर्षों में इसका प्रचार अनेक छोटे बड़े देशों में न्यूनाधिक परिमाण में हो गया था और अनेक लोग निजी निवास स्थानों के भीतर काफ़ी समय तक नंगे रहते थे। यूरोपीय देशों में नग्नता सभ्यता के विरुद्ध मानी जाती है और वहाँ यदि कोई
सार्वजनिक स्थानों में नग्न होकर निकले तो वह राजकीय कानून से दंडित होता है। इसलिए यह संप्रदाय सामान्य जनता में अधिक प्रगति न कर सका और जर्मनी के सिवाय अन्य देशों में विचार क्षेत्र के अतिरिक्त व्यावहारिक रूप में उसका बहुत ही कम प्रचार हो सका। दर्शकों ने ऐसे लोगों की बस्तियों के जो वर्णन लिखे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग प्राय उच्च कोटि के विद्वान या विचारक नहीं होते थे, वरन सामान्य कोटि के व्यक्ति ही होते थे जो नग्नवाद के तर्कों से प्रेरित होकर भावुकता या सनक के वशीभूत होकर उनमें सम्मिलित हो जाते थे। इन लोगों में एक बड़ा भाग ऐसे व्यक्तियों का भी होता था जो बीच बीच में कुछ दिनों के लिए उन बस्तियों से जाकर नग्नावस्था में रहते थे और फिर नगरों में लौटकर सामान्य अवस्था में रहकर अपना धंधा रोजगार करते थे। जहाँ तक विदित हुआ है, इस संप्रदाय का उद्देश्य परोक्ष रूप से व्यभिचार या दुराचार को उत्तेजना देना नहीं था, जैसा हमारा देश वाम मार्ग, वैरभी चक्र आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग मुख्यतः स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से ही इस प्रकार का आचरण करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुयायियों की सम्मति। प्राकृतिक चिकित्सा के ग्रंथों में वस्त्रों की पूर्ण सादगी पर बल दिया है। कहा है कि वस्त्र यथासंभव कम और हल्के होने चाहिए, जिससे बदन को वायु और प्रकाश मिलता रहे, क्योंकि मनुष्य का चर्म भी प्राणप्रद वायु को भीतर खींचता और दूषित तत्वों को बाहर निकालता रहता है। इससे शारीरिक विकारों की बहुत कुछ शुद्धि हो जाती है और शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पर जो लोग फैशन के ख्याल से एक के ऊपर एक कई कपड़े पहनते हैं अथवा ठंड से डरकर मोटे मोटे ऊनी व सूती बनियान, जर्सी कमीज, कोट, ओवरकोट आदि लादे रहते हैं, वे वायुमंडल में व्याप्त प्राण शक्ति से बहुत कुछ वंचित ही रह जाते हैं। जो लोग शौक या दिखावे के लिए बहुत चिकने चमकीले कपड़े पहनने की हिर्स करते हैं, उनके बदन में बाहर की हवा बिल्कुल नहीं लग पाती और शरीर के भीतर से जो विकार निकलते हैं वे चर्म पर ही सूखकर तरह तरह के दोष उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से विचार करते हुए एक लेखक ने उपयोगी ढंग के वस्त्रों का विवेचन करते हुए कहा है, यह बात बड़े महत्व की है कि हम ऐसे कपड़े पहने और उन्हें इस तरह से बनवाएं कि जहाँ तक हो सके अधिक हवा और रोशनी शरीर तक पहुँचती रहे। खाल में होकर जो दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और शुद्ध वायु छिद्रों में प्रवेश करती है, उस क्रिया में बाधा न पड़े। अतएव हमारे वस्त्र ढीले, पतले व जालीदार होने चाहिए। आजकल बाजार में बहुत से इस प्रकार के कपड़े बिकते हैं जो जालीदार व पतले होते हैं, जैसे डोरियां, तंजेब, मलमल, खादी आदि। इनमें से हर मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा कीमत के वस्त्र खरीद सकता है। ध्यान यह रहना चाहिए कि ऐसे कपड़े न खरीदे जाएं जिनसे प्रकृति के उद्देश्य को हानि हो या परिवार पर बुरा असर पड़े। पोशाक न केवल जालीदार और पतली हो बल्कि ढीली भी होनी चाहिए। ऐसी पोशाक हरगिज न पहनी जाए जो बहुत चुस्त और कसी हुई हो। ऐसी चूड़ीदार पायजामा या बिरजिस या तंग बनियान आदि ये शरीर को अपार हानि पहुंचाते हैं। हमको झूठे फैशन या रूढ़ियों का गुलाम न बन जाना चाहिए और न बहुत अधिक मूल्य वाले वस्त्रों में धन नष्ट करना चाहिए। हमको अपनी स्थिति के अनुसार प्रकृति के उद्देश्यों के अनुकूल वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बारीक कपड़े पहनने वाले नाजुक हो जाते हैं। यह बड़ी भूल है। मोटे कपड़े पहनने से कोई बलवान नहीं बन सकता। बात यह है कि कुछ लोग मोटे और भारी वस्त्र बर्दाश्त कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते।
यह बात अपनी अपनी इच्छा और आदत पर निर्भर है। आजकल अनेक प्रकार के कपड़े चल रहे हैं जिनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हमारी सम्मति में ऊनी बनियान और बुश शर्ट या रुई की बंडी आदि बहुत हानिकारक है, क्योंकि ठीक खाल के पास ऊन या रुई का रहना बुरा असर डालता है। इससे खाल नाजुक व कमजोर हो जाती है। तंग और कसे हुए वस्त्र पहनने से दो प्रकार की हानियां विशेष रूप से होती हैं। एक तो उनके कारण त्वचा का मैल बाहर निकलने में बाधा पड़ती है और चर्म रोगों में वृद्धि होती है, और दूसरे रक्त संचार में विकृति उत्पन्न होती है। रक्तवाहिनी नालियां त्वचा के पास तक आती हैं और उनमें अबाध गति से शुद्ध रक्त संचारित होने से ही हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है। पर अनुपयुक्त वस्त्रों में दबाव पड़कर खून का दौरा उचित वेग के साथ नहीं हो पाता, जिससे शरीर में जड़ता, शिथिलता, कार्य क्षमता की कमी आदि दोष उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम वस्त्रों के दोष। आजकल रायन, नकली रेशम, प्लास्टिक आदि रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं वे इस दृष्टि से और भी आपत्तिजनक हैं। उसमें वायु जाने का गुण बिल्कुल ही नहीं होता या नाम मात्र को होता है। ऐसे वस्त्रों से गर्मियों में प्राय इतना पसीना आता है कि तबीयत परेशान हो जाती है। कितने ही तरह के कपड़ों का मसाला भी ऐसा दोषपूर्ण होता है कि उससे अनेक प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक के बने कलाई घड़ियों के स्ट्रैप के प्रयोग करने से कितने ही लोगों के हाथ में सफ़ेद दाग पड़ जाता है। जब इस तरह की बहुत शिकायतें हुई तो अब प्रचार कुछ कम हो गया है और धातु के बने स्ट्रैप काम में लाए जाने लगे हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं से बने कपड़े बहुत ज्वलनशील होते हैं। वे जरा सी अग्नि की लौ का स्पर्श पाते ही भक से जल उठते हैं और फिर किसी तरह जल्दी नहीं बुझाए जा सकते। मसाले के पिघल जाने से वे जलने के साथ ही शरीर में चिपक जाते हैं, जिससे मनुष्य की प्राण रक्षा असंभव हो जाती है। आजकल इस प्रकार की दुर्घटनाओं में स्त्रियों के जलकर मरने की खबरें बहुत अधिक आने लगी हैं, क्योंकि ऊपरी चमक दमक के कारण इन वस्त्रों का प्रचार दिन दुना बढ़ता जा रहा है और बड़े घरों की महिलाएं ही नहीं, साधारण श्रेणी की स्त्रियां भी बड़ों का अनुकरण करने के लालच में इसी तरह के अधिक मूल्य वाले कपड़ों का प्रयोग करने लगी हैं। अभी कुछ ही समय पहले का समाचार है कि एक नवविवाहिता वधू ने चाय के लिए स्टोव जलाया। स्टोव में भड़का हो जाने के कारण नायलॉन की साड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली और बहू जलने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर पति आकर आग को बुझाने लग गया। अज्ञानवश वह भी वैसे ही कपड़े पहना था और उनमें भी तुरंत आग लग गई। दोनों बुरी तरह जल गए और 2 दिन के भीतर दोनों का देहावसान अस्पताल में हो गया। पश्चिमी फैशन की नकल। हमारा देश 150 वर्ष अंग्रेजों की अधीनता में रहा है और उस बीच में उनकी श्रेष्ठता की छाप हमारे मन पर इतनी अधिक पड़ गई है कि यहाँ के लाखों करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक का पहनना बड़प्पन सौभाग्य का चिन्ह समझने लग गए। एक समय था कि हर एक कोट पैंटधारी को उच्च अधिकारी और प्रभावशाली समझा जाता था और छोटे मोटे लोग उसे दूर से ही सलाम करते थे। इस परिस्थिति में अयोग्य लोगों ने भी उनकी नकल करने की इच्छा होती थी, ताकि पोशाक के जोर से वे भी थोड़े बहुत अंशों में अनजान व्यक्तियों की निगाह में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। धीरे धीरे यह मनोवृत्ति सर्वसाधारण में जड़ जमाती गई।
और आज यह स्थिति आ गई है कि अंग्रेजों का राज्य खत्म होने जाने पर भी उनकी पोशाक का प्रचार घटने के बजाय बढ़ता ही जाता है। हम ठीक हिसाब तो नहीं बतला सकते, पर इतना अनुमान अवश्य है कि अंग्रेजी राज्य के समय जितने भारतवासी विदेशी पोशाक पहनते, आज उनकी संख्या दुगनी अवश्य हो गई है। पहले कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यों से निजी संबंध रखने वाले ठेकेदार आदि कोट पैंट का ज़्यादा उपयोग करते थे, पर अब सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारी, दफ्तरों में क्लर्क और हल्के काम करने वाले मजदूर तक पैंट बूट शर्ट का खुलकर प्रयोग करने लग गए हैं। यद्यपि कपड़ा और सिलाई की दृष्टि से पैंट का खर्च धोती अथवा पाजामा की अपेक्षा बहुत अधिक बैठता है और उसमें उठने बैठने की भी असुविधा रहती है, पर लोगों पर फैशन का भूत ऐसा सवार हुआ है कि वे खर्च, कठिनाई और विदेशीपन का कुछ भी विचार न करके उसी के पीछे लगे हुए हैं। इस प्रकार की फैशन प्रियता का एक नमूना कुछ वर्ष पहले देखने में आया था, जब कम उम्र के लड़के ही नहीं, बड़ी आयु के जवान और शिक्षित लोग भी सिनेमा के दृश्यों अथवा अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्रों वाले कपड़े पहनने लग गए थे। कपड़ों के कारखाने वाले तो लोगों की रुचि और धुन की परख करते हैं और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए फैशन के वस्त्र निकाला ही करते हैं। उन्होंने लोगों की इस मूर्खतापूर्ण सनक का खूब लाभ उठाया और 2-4 वर्ष बाजारों में ऐसे चित्रदार कपड़े खूब बिकते रहे और लोग इस उपहासास्पद पोशाकों को बड़ी शान और शौकत समझकर काम में लाते रहे।